फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान का एक मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी महत्वपूर्ण 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मोटर गाड़ी के हेडलाइट और बैकलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। यहाँ पे आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। और ये जिलेटिन का बना होता है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वह है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है तो वह दृष्टि पटल है, जिसे रेटिना भी बोला जाता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो छोटा और उल्टा बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है। यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु है, तो दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और निकटतम बिंदु कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, इसे आपको याद रखना है। और जूल को जे से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका अर्थ जल है। इसमें से आपको बताना है कि किसका अर्थ जल होता है। तो इसमें से हाइड्रो का अर्थ जल होता है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, इसे आपको याद रखना है। और एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, इसे आपको याद रखना है। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, इसे भी आपको याद रखना है। और विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि 1 वोल्ट कहलाता है। यहाँ पे आपको बताना है
कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट किसे कहते हैं? तो 1 जूल प्रति कूलम को कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो फ्यूज तार होता है, यानी जो विद्युत फ्यूज होता है, ये किसके सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर। 12 नंबर प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को संकेत करता है। तो बल की दिशा को संकेत करता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। यहाँ पे आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो 0.03% पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर। 14 नंबर प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये ऊष्माक्षेपी की अभिक्रिया है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न है कि उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो बिल्कुल सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो ये भी सही बात है। सी वाला ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, तो ये भी सही बात है। यानी इनमें से सभी सही बात है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सी कारक है। इसमें से आपको बताना है कि कौन ऑक्सी कारक है। तो यहाँ पे H2S क्या है? ऑक्सी कारक है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किसी विलयन का पीएच मान 7 होगा तो उदासीन होगा, इसे आपको याद रखना है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय विलयन होगा। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र बताना है। तो Na2CO3 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि चूना पत्थर, खरिया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो CaCO3 का विविध रूप है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि जठर रस का पीएच मान लगभग है। यहाँ पे आपको बताना है कि जठर रस का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो 1.2 होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है
कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? इसमें से आपको बताना है कि कौन आयनिक यौगिक है। तो जो KCl है यहाँ पे ये आयनिक यौगिक है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यहाँ पे आपको बताना है कि जो बॉक्साइट होता है ये किस धातु का अयस्क होता है। तो जो बॉक्साइट होता है ये एल्यूमिनियम धातु का अयस्क होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है तो सोडियम है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो सोडियम होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना शुरू कर देता है, इसीलिए सोडियम को हम किरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? यहाँ पे आपको बताना है कि बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं तो एल्डिहाइड कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है? इसमें से आपको बताना है कि कौन इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र है। तो इथाइल एल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH होता है, इसे आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है? यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। तो 36 कतारों को हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और आवर्तों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि मानव में डायलिसिस थैली है? यहाँ पे आपको बताना है कि मानव में डायलिसिस थैली है तो नेफ्रॉन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगी जंतु है? इसमें से आपको बताना है कि कौन उभयलिंगी जंतु है। तो जो केंचुआ होता है ये उभयलिंगी जंतु होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो केंचुआ होता है ये अपनी त्वचा से श्वसन करता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। और जो मछलियां होती हैं ये गिल्स यानी गलफड़े से सांस लेती हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? यहाँ पे आपको बताना है कि कुटपाद किस में पाया जाता है। तो कुटपाद अमीबा में पाया जाता है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि ऑक्सीन है? यहाँ पे आपको बताना है कि ऑक्सीन क्या है। तो ऑक्सीन एक पादप हार्मोन है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो ऑक्सीन हार्मोन होता है ये पौधों का वृद्धि हार्मोन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है तो लीवर है, इसे आपको याद रखना है। लीवर को यकृत भी बोला जाता है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो लीवर का आकार होता है ये कैसा होता है? तो ये शंकुआकार होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से आपको बताना है
कि किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो ईस्ट में होता है। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में द्विखंडन के द्वारा होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग हैं, तो ये समृद्धि अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और समृद्धि अंग किसे कहते हैं, तो जो बनावट की दृष्टि से अलग अलग होता है लेकिन उनका काम क्या होता है, एक जैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए जो कीटों के पंख होते हैं, चमगादड़ के पंख होते हैं, ये दोनों उड़ने के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन इनका बनावट क्या होता है, अलग अलग होता है, तो इन्हें समृद्धि अंग कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है, तो चिंपैंजी से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न हम कई बार आपको बता चुके हैं कि प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि हरे पौधे कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि हरे पौधे कहलाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, यानी जो सड़ता गलता नहीं है, तो DDT है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वायु प्राकृतिक संसाधन है, मृदा भी प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ पे जल भी प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन जो जीवधारी है ये प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न 40 नंबर। 40 नंबर प्रश्न है कि यूरो 2 का संबंध है। यहाँ पे आपको बताना है कि यूरो 2 का संबंध किससे है। तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इस मॉडल पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जिसमें से हम 40 आपको बता चुके हैं। अब 41 से लेके 80 तक हम अगली वीडियो यानी कल सुबह 5:30 बजे हम आपको बताएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।